हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी, और ये इकोलॉजी का पहला लेक्चर है जहां पर हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आज से जितने भी हमारे लेक्चर के जो पीडीएफ नोट्स हैं आप वो डायरेक्टली आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा ऐप लाइव हो चुका है। तो अब इसके लिए ऐसा नहीं कि आप वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं, डाउनलोड आपको टेलीग्राम चैनल से करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं, आप डायरेक्टली ऐप में रजिस्टर करना है, सारे कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो डायरेक्टली आप वहां पे जाके इस पर्टिकुलर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ऐप में ही आपको टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहें तो वो भी आप वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 10+ ईयर्स के पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस भी मैंने वहां पे रख रखे हैं वहां पे पीडीएफ फॉर्म में, तो वो भी आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पेड कंटेंट चाहते हैं तो जस्ट अभी हमने बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 का पेड कोर्स लॉन्च किया है, जहां पर आपको मिलने वाला है चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ नोट्स हो जाएंगे, ई बुक्स अवेलेबल होंगे। उसके अलावा 10+ ईयर्स के सॉल्व पेपर्स आपको मिलेंगे। बाकी लोगों को सॉल्व पेपर का एक्सेस तभी हो पाएगा जब वो हमारा सेमेस्टर 1 का पेड कोर्स लेते हैं। बाकी फ्री में आपको अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस भी आपको पेड कोर्स के अंदर अवेलेबल होंगे। तो एक बार जाके जरूर चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा इकोलॉजी। तो समझेंगे कि इकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। सपोज करो कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या करता है, किसी एक एनवायरमेंट के अंदर रह रहा है, ठीक है। तो जनरली क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरमेंट के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। यानी हर एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट के साथ कुछ इंटरैक्शंस, कुछ रिलेशन शेयर करता है, और इसी इंटरैक्शन और रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वन वर्ड में अगर मुझे इकोलॉजी डिफाइन करना हो तो इकोलॉजी बेसिकली क्या है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म या किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, क्या इंटरैक्शन है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। तो इसी को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इकोलॉजी इज व्हाट, द स्टडी ऑफ इंटरएक्शन और इंटर रिलेशनशिप, इंटरएक्शन या इंटर रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विथ देयर एनवायरमेंट। यानी कि मान लेते हैं ये कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म क्या, मान लेते हैं कि ये मैं हूं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, कोई एनिमल भी हो सकता है। तो ये मान लेते हैं कोई एक ऑर्गेनिज्म है और ये उसका एनवायरमेंट है, ठीक है, ये उसका एनवायरमेंट है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, क्या इंटर रिलेशन है, क्या इंटरएक्शन है, ठीक है, इंटर रिलेशन, इंटर रिलेशन या फिर इंटरएक्शन, ठीक है। इसकी जो स्टडी होती है, इसको जब हम स्टडी करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है या क्या किस तरीके का इंटरेक्शन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है डेफिनेशन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने एनवायरनमेंट के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है। यानी हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके ऊपर इंटरडिपेंडेंट है बहुत सारी चीजों के लिए। सपोज करो कि हवा के लिए जो एबायोटिक फैक्टर्स है, हवा हो गया, रोशनी हो गया, टेम्परेचर हो गया, इस तरीके की बहुत सारी एबायोटिक फैक्टर्स है जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है, एनवायरनमेंट के साथ इंटर रिलेटेड होता है, और ये दोनों ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आपस में म्यूचुअली रिएक्टिव होते हैं। म्यूचुअली रिएक्टिव का मतलब अगर हम कोई एक्शन करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में हमें एक रिस्पॉन्स में उसको एक रिएक्शन मिलता है, ठीक है। अगर हम कोई एक्शन कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट हमें क्या करेगा, उसका एक रिएक्शन देगा। तो इसलिए क्या है, ये दोनों आपस में म्यूचुअली रिएक्टिव भी होते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इकोलॉजी के अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के अंदर
ए बायोटिक फैक्टर यानी जिसको हम नॉन लिविंग फैक्टर बोलते हैं और बायोटिक फैक्टर जिसको लिविंग फैक्टर बोलते हैं, ये इन दोनों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है उसकी स्टडी करते हैं। यानी कि इकोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट ए बायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, उसके साथ किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है, उसको ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं, या उसकी स्टडी को इकोलॉजी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ए बायोटिक फैक्टर होगा वो क्या हो सकता है, जैसे लाइट हो सकता है, ठीक है, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये सारे के सारे ए बायोटिक फैक्टर्स है यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स है। लेकिन वही अगर हम बात करें तो जैसे सपोज करो बायोटिक फैक्टर का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, बायोटिक फैक्टर बोलेंगे। यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरीके से बिहेव करता है, यानी कि प्रिडेशन हो गया, कंपटीशन हो गया, सिम्बायोसिस हो गया। अब ये जो टर्म्स हैं इसको हम आने वाली क्लासेस के अंदर सबको डिटेल करेंगे कि प्रिडेशन क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, सिम्बायोसिस क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बताता है। साथ के साथ इकोलॉजी हमें यह भी बताता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट ए बायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर्स के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, इन सब चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, इकोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी के कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। प्राइमरली अगर हम बात करें तो इकोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक को बोलते हैं ऑर्टिकोलॉजी और दूसरे को बोलते हैं साइनोकोलॉजी। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके मैंने ब्रॉड कैटेगरीज को डिवाइड कर रखा है, सभी चीजों को एक वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं और बाद में जाके ऑर्टिकोलॉजी और साइनोकोलॉजी को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ब्रांच क्या है, ऑर्टिकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी में हम क्या करते हैं कि किसी भी एक स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है, जैसे सपोज करो ह्यूमन स्पीसीज है, ह्यूमन स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्टिकोलॉजी बोलते हैं। यानी स्टडी ऑफ वन स्पीसीज एंड इट्स एनवायरनमेंट, यानी एक स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है उसकी स्टडी को हम बोलेंगे ऑर्टिकोलॉजी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कि जो कैक्टस का डेजर्ट के अंदर जो एडेप्टेशन है उसकी स्टडी को हम बोलेंगे ऑर्टिकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा आता है हमारा वो आता है साइनोकोलॉजी। साइनोकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि अलग अलग स्पीसीज के ग्रुप का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, जैसे सपोज को ह्यूमन स्पीसीज हो गया, काऊ की स्पीसीज हो गया, डॉग की स्पीसीज हो गया, ये सारी अलग अलग स्पीसीज है। इन सभी अलग अलग स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन होगा दैट इज कॉल्ड योर साइनोकोलॉजी, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, साइनोकोलॉजी। यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ स्पीसीज विथ एंड देयर रिलेशनशिप, यानी ग्रुप ऑफ स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे फॉरेस्ट और लेक कम्युनिटी, अब क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे स्पीसीज होंगे तो यहाँ पे अगर स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा साइनोकोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक दूसरा टाइप होता है पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है। पॉपुलेशन इकोलॉजी का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम पॉपुलेशन के साइज, डेंसिटी, ग्रोथ एंड रेगुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डियर, इसकी अगर स्टडी करेंगे तो पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाएगा। बेसिकली हम यहाँ पे पॉपुलेशन इकोलॉजी में क्या करेंगे, पॉपुलेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन के किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे कि उसका साइज कैसा है, डेंसिटी कैसा है, ग्रोथ रेट क्या है, रेगुलेशन कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिटी इकोलॉजी, ठीक है। कम्युनिटी इकोलॉजी की बात करें तो यहां पर हम क्या करेंगे कि डिफरेंट कम्युनिटीज के बारे में स्टडी करते हैं और उसके अंदर प्रेजेंट डिफरेंट स्पीसीज के बारे में स्टडी करते हैं। यानी क्योंकि एक कम्युनिटी के अंदर क्या है, अलग अलग टाइप के स्पीसीज प्रेजेंट हो सकते हैं, तो किसी भी कम्युनिटी के अंदर प्रेजेंट अलग अलग टाइप के स्पीसीज की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी इकोलॉजी बोलेंगे। और इसको के जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोरल रीफ इकोसिस्टम की स्टडी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंदर हम बेसिकली पढ़ते क्या है कि एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल के जैसे फूड चेन इन ग्रासलैंड, ग्रासलैंड के अंदर जो फूड चेन होता है उसकी स्टडी को हम बोल सकते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, इकोसिस्टम इकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हैबिटेट इकोलॉजी। हैबिटेट इकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी एक स्पेसिफिक हैबिटेट के साथ क्या रिलेशन होता है। स्पेसिफिक हैबिटेट का मतलब जैसे मान लेते हैं कि फिश का उसके
फ्रेश वाटर या वाटर के साथ क्या रिलेशन हो गया, या किसी एक स्पेसिफिक वाटर, किसी एक स्पेसिफिक हैबिटेट के साथ क्या रिलेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे, हैबिटेट इकोलॉजी। जैसे कि डेजर्ट हो गया, एक्वेटिक, माउंटेन इकोलॉजी, इसकी बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ह्यूमन इकोलॉजी, ठीक है। अगर हम ह्यूमन इकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ह्यूमन का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन इकोलॉजी बोलेंगे। जैसे कि अर्बनाइजेशन हो गया, पोल्यूशन स्टडीज हो गया, ये सारी किसके अंदर आती है, ह्यूमन इकोलॉजी के अंदर आती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अप्लाइड इकोलॉजी। अप्लाइड इकोलॉजी का सिंपल मतलब होता है कि इकोलॉजी के प्रैक्टिकल यूज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल यूज ऑफ इकोलॉजी इन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, यानी इकोलॉजी का प्रैक्टिकल यूज क्या है मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे हो गया वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। तो ये क्या है, ये इकोलॉजी के ब्रांचेस हैं। अब हम क्या करेंगे कि ऑर्टिकोलॉजी और साइनोकोलॉजी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है तो इसको हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्टिकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्टिकोलॉजी का जस्ट मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया था। ऑर्टिकोलॉजी का सिंपल मतलब होता है कि किसी भी एक स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, एक स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्टिकोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑर्टिकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ इकोलॉजी दैट स्टडीज द रिलेशन ऑफ अ सिंगल स्पीसीज विद इट्स एनवायरनमेंट, यानी सिंगल स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्टिकोलॉजी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर हम ऑर्टिकोलॉजी की को देखें तो ऑर्टिकोलॉजी का सिंपल मतलब है कि कोई भी स्पीसीज, कोई भी लिविंग स्पीसीज क्या करता है, नेचर के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ किस तरीके का रिलेशन रखता है, बेसिकली हम उसी की स्टडी करते हैं। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पे। अगर हम सिंपल वर्ड्स में ऑर्टिकोलॉजी को डिफाइन करें तो सिंपल वर्ड में इसका मतलब होता है कि कैसे कोई स्पीसीज किसी एनवायरनमेंट के एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन शो करता है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्टिकोलॉजी बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके की फीचर्स, यानी ऑर्टिकोलॉजी के की फीचर्स क्या हैं उसको समझते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो ऑर्टिकोलॉजी है उसका जो मेन फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, सिंगल स्पीसीज के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पर सिंगल स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सिंगल स्पीसीज या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के इसके ऊपर फोकस होता है ऑर्टिकोलॉजी के अंदर, ये ध्यान रखना है। और एक कंसर्न किस चीज से होता है, बेसिकली किसी भी, जैसे सपोज करो कि आप किसी स्पीसीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, अब तो कंसर्निंग पॉइंट क्या होगा कि वो पर्टिकुलर स्पीसीज उस एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है, कैसी फिजियोलॉजी शो कर रहा है, तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं। तो कंसर्न विद बिहेवियर, फिजियोलॉजी, एडेप्टेशन ऑफ स्पीसीज टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, फिजियोलॉजी कैसी है, एडेप्टेशन कैसी है, इन चीजों से हम यहाँ पे कंसर्न होते हैं, ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करें एनवायरमेंटल फैक्टर स्टडीड। एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब क्या है कि लाइट्स की बात कर रहे हैं, यानी एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये सारे क्या है आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहलाएंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे जो भी हम ऑर्टिकोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो ये किस तरीके की स्टडी है, ये एक डिटेल्ड एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी को बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्टिकोलॉजी क्या है, एक डिटेल्ड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को बोलते हैं, या यहाँ पर जो हमारा अप्रोच होता है ऑर्टिकोलॉजी के अंदर डिटेल्ड एंड एक्सपेरिमेंटल होगा, ये ध्यान रखना है। और गोल क्या होगा हमारा, टू अंडरस्टैंड हाउ स्पीसीज सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। तो अगर हम गोल की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर हम सिंगल स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंगल स्पीसीज अपने एनवायरनमेंट के अंदर किस तरीके से सरवाइव करता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है। अब ऑर्टिकोलॉजी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल की स्टडी कर रहे हैं, सिंगल ऑर्गेनिज्म या सिंगल स्पीसीज की स्टडी कर रहे हैं, तो जैसे सपोज करो कि कैक्टस है, ठीक है, वो डेजर्ट कंडीशन के अंदर एडेप्ट हो जाता है, यानी वो वहां पर क्या है अपने अकॉर्डिंग वाटर स्टोर कर सकता है, कांटे होते हैं, कैम यहाँ पे कैम फोटोसिंथेसिस पाथवे होता है यहाँ पर, तो ये बेसिकली क्या है, डेजर्ट एडेप्टेशन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या है, टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ फिश स्पीसीज, यानी फिशेस के अंदर जो टेम्परेचर टॉलरेंस है उसके बारे में भी जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलेंगे, ऑर्टिकोलॉजी ही बोलेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट उसके बाद क्या है, एनालिसिस ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्लांट स्पीसीज, यानी किसी भी प्लांट स्पीसीज के अंदर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं, उसकी स्टडी को भी हम ऑर्टिकोलॉजी ही बोलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं साइनेकोलॉजी, ठीक है। साइनेकोलॉजी क्या होता है इसको देख लेते हैं। अगर हम साइनेकोलॉजी की बात करें तो साइनेकोलॉजी का सिंपल मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है। इससे पहले हमने सिंपल एक स्पीसीज के बारे में पढ़ा था, अब क्या है यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन होगा, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइनेकोलॉजी बोलते हैं। तो इसी को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि स्टडी of the relation of the group of different species with their environment is known as synecology, यानी अलग अलग ग्रुप ऑफ स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन होगा दैट इज कॉल्ड योर साइनेकोलॉजी। अब साइनेकोलॉजी को अगर हम जनरल टर्म से डिफाइन करें तो बेसिकली हमें ये बताता है कि किस तरीके से जो अलग अलग स्पीसीज है वो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ऑलरेडी अलग अलग स्पीसीज हैं तो वो आपस में भी इंटरैक्ट करेंगे, और साथ के साथ वो क्या है कि जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर प्रेजेंट जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स है, जैसे कि लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, इसके साथ भी इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है। तो साइनेकोलॉजी हमें ये बताता है कि किस तरीके से जो अलग अलग ग्रुप के स्पीसीज हैं वो आपस में एनवायरनमेंट के एबायोटिक फैक्टर्स के साथ किस तरीके का रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, किस तरीके का इंटरेक्शन शो करते हैं, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कि प्लांट और एनिमल्स और माइक्रोब्स है इन पॉन्ड इकोसिस्टम। अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें यहाँ पर तो आपको क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकते हैं, प्लांट भी देखने को मिल सकते हैं, एनिमल्स भी देखने को मिल सकते हैं, माइक्रोब्स भी देखने को मिल सकते हैं, और ये सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होंगे, पॉन्ड के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो अब ये क्या है कि ये आपस में भी इंटरेक्ट करेंगे और साथ के साथ जो पानी है, जो एबायोटिक फैक्टर है, उसके साथ भी इंटरेक्ट करेंगे। तो किस तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हैं उसके बारे में जब स्टडी करेंगे तो उसको साइनेकोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्या है, एनालिसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हर्बीवोर्स एंड प्रीडेटर्स इन ग्रासलैंड, यानी अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम है हमारे पास तो उसमें किस तरीके से जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं और जो उनके प्रीडेटर्स होते हैं जो उनको खाते हैं उनके बीच में जो रिलेशन होगा उसकी भी स्टडी को साइनेकोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटीज एंड सनलाइट एंड रेनफॉल अफेक्ट इन देयर स्ट्रक्चर, यानी किसी फॉरेस्ट कम्युनिटी के अंदर जो रेनफॉल है और सनलाइट है वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा उसकी भी स्टडी क्या कहलाएगी, साइनेकोलॉजी कहलाएगी, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं साइनेकोलॉजी के की फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर हम की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइनेकोलॉजी का फोकस कहाँ पर होता है। तो साइनेकोलॉजी में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ स्टडी को डील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टडी ऑफ कम्युनिटीज या ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ये हमारा फोकस पॉइंट होगा। और यहाँ पर अगर लेवल ऑफ स्टडी की बात करें कि हम किस लेवल तक की बातें कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कम्युनिटी लेवल या इकोसिस्टम लेवल की बातें करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम स्कोप की बात करें कि इसका स्कोप क्या है तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो अलग अलग स्पीसीज हैं उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है और वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं उसके बारे में स्टडी हम कर सकते हैं, ठीक है। और इस साइनेकोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें तो आपका फूड चेन आ सकता है, फूड वेब आएगा, एनर्जी फ्लो आ जाएगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन आ जाएगा, ये सारी की सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, साइनेकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करेंगे इसका अप्रोच कैसा होता है। तो इसका अप्रोच कैसा है, ब्रॉड एंड इंटीग्रेटिव है। ब्रॉड एंड इंटीग्रेटिव का मतलब ये सारी चीजों को अपने अंदर संभाल लेता है, इंटीग्रेटिव है यानी पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक साथ स्टडी, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम पूरा पढ़ा हमने, तो ये क्या है, बहुत सारी चीजों को इसने इंटीग्रेट कर रखा है, अपने अंदर जोड़ रखा है, यानी सभी चीजों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसलिए जो इसका बोल सकते हैं अप्रोच है वो ब्रॉड एंड इंटीग्रेटिव हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑर्टिकोलॉजी और साइनेकोलॉजी के बीच में हमें क्या फर्क देखने को मिलता है, क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं या चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं और ये दोनों ऑर्टिकोलॉजी और साइनेकोलॉजी में क्या डिफरेंस रखते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम फोकस की बात करें तो ऑर्टिकोलॉजी में हम सिंगल स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ स्टडी करते हैं रिलेशन के बारे में, और साइनेकोलॉजी में क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ स्पीसीज यानी अलग अलग स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ स्टडी करते हैं। नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टडी की बात करें तो यहाँ पर हम सिर्फ इंडिविजुअल या मैक्सिमम पॉपुलेशन तक जा सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या है, पूरी कम्युनिटी या इकोसिस्टम के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट, नेचर ऑफ स्टडी की बात करें तो ये स्पेसिफिक होता है और एक्सपेरिमेंटल होता है। स्पेसिफिक का मतलब जैसे सपोज करो हमने ह्यूमन ले लिया, तो ह्यूमन क्या होगा, स्पेसिफिक हो गया, और उससे रिलेटेड सारी चीजें हम एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बात करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजी कैसा होता है, ब्रॉड एंड इंटीग्रेटिव होगा, यानी इसके अंदर हम मैक्सिमम सभी चीजों को इंक्लूड करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो स्टडी ऑफ कैक्टस एडेप्टेशन, यानी कैक्टस का डेजर्ट एडेप्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, पूरे डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में बात करें। डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर कैक्टस भी आएगा, उसके अलावा और दूसरे एनिमल्स भी आ जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पर्पस की बात करें तो हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि किसी एक स्पीसीज का एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्स कैसा है, वो किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे हम कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो होप आपको यहाँ तक चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बनता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की। इकोलॉजिकल हायरार्की का मतलब क्या है कि इकोलॉजी के अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनको अब अरेंज कर रहे हैं हम, ठीक है, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर इकोलॉजी के अंदर जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी, उन सबको अगर अरेंज कर दें तो उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल हायरार्की बोलते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल हायरार्की का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा आपका, इंडिविजुअल होगा, ठीक है। इंडिविजुअल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ये ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की। इकोलॉजिकल हायरार्की का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब एक ही जैसे इंडिविजुअल जब आपस में मिलेंगे तब ये क्या करेंगे, पॉपुलेशन बना लेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही बहुत सारे पॉपुलेशन, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे फिश की पॉपुलेशन है, फिर ह्यूमन की पॉपुलेशन आ जाएगी, काऊ की पॉपुलेशन आ गई, डॉग की पॉपुलेशन आ गई, ये जब सारी पॉपुलेशन आपस में मिलेंगी तब क्या बनाएंगी, कम्युनिटी बनाएंगी, ठीक है। अब ये जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अंदर क्या आ गया, अभी तक तो सिंपल सा कम्युनिटी आ गया। अब कम्युनिटी के अंदर जैसे ही हम ए बायोटिक फैक्टर्स को अगर ऐड कर देते हैं, ए बायोटिक फैक्टर को ऐड कर देंगे तो उसके बाद वो क्या बना देता है, इकोसिस्टम बना देता है, यानी कि पूरे लिविंग कम्युनिटी और उसके अलावा वहां पे प्रेजेंट जितने भी ए बायोटिक फैक्टर्स हैं उन सबको आपस में मिला देंगे तो क्या बना देगा, इकोसिस्टम बना देगा। अब क्या है, अलग अलग, जैसे सपोज करो कि ये एक इस पर्टिकुलर रीजन का एक इकोसिस्टम हो गया, दूसरा इकोसिस्टम हो गया, तो जब बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में मिलेंगे तब बायोम का फॉर्मेशन करेंगे, और जब बहुत सारे बायोम, या बोल सकते हैं कि अर्थ के ऊपर प्रेजेंट सारे बायोम्स को एक साथ हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजिकल हायरार्की कैसे याद रखनी है, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जहां पे जो ऑर्गेनिज्म है वो इंडिविजुअल बीइंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन में क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज, कम्युनिटी में क्या होगा कि डिफरेंट जब पॉपुलेशन आपस में एक साथ रहने लग जाएंगे तो उसको बोलेंगे कम्युनिटी, और इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि जब कम्युनिटी के साथ ए बायोटिक फैक्टर मिल जाते हैं एनवायरनमेंट के तो उसको बोलेंगे इकोसिस्टम। बायोम का मतलब क्या होता है, एक लार्ज एरिया विद सिमिलर क्लाइमेट एंड लाइफ फॉर्म, यानी एक ऐसा एरिया जहां पे एक जैसे लोग रहते हैं, सिमिलर क्लाइमेट है, तो उसको बोलेंगे बायोम। और बायोस्फीयर का मतलब होता है कि अर्थ के ऊपर प्रेजेंट टोटल इकोसिस्टम को हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, इसको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। सपोज करो कि आप पढ़ते पढ़ते थक गए और आपको चाय पीने का मन हुआ, ठीक है। तो चाय पीने, जैसे मान लेते ग्रुप स्टडीज कर रहे हो आप लोग, तो 4 से 5 स्टूडेंट्स आप लोग एक साथ मिलकर पढ़ रहे हो और सबने सोचा कि थोड़ा सा चाय बना लेते हैं, चाय पियेंगे, ठीक है। तो जब आप किचन में जाते हो तो किचन में देखते हो कि चाय बनाने के लिए जितनी रिक्वायर्ड चीजें, जैसे मान लेते दूध हो गया, ठीक है, उसके अलावा चाय पत्ती हो गई, चीनी हो गए, ये हम बेसिक इंग्रेडिएंट्स की बातें कर रहे हैं। इसके अलावा ये मत बोलना कि इलायची चाहिए, अदरक चाहिए, अभी हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इन 3 बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, दूध चाहिए, उसके बाद चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, इतनी सारी चीजें। अब ये मत बोलना कि गैस भी चाहिए होगी, ठीक है। अभी हम सिर्फ इन 3 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हमने मान लेते 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स के लिए हमें चाय बनानी है, ठीक है। दूध हमारे पास है कि 5 स्टूडेंट्स के लिए दूध उतना सफिशिएंट है कि चाय बन सकती है, लेकिन चाय पत्ती भी सफिशिएंट मान लेते हैं कि चाय पत्ती भी क्या है कि 5 लोगों के लिए चाय बनाने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन हम देख रहे हैं चीनी हमारे पास इतनी सी है, इतनी सी चीनी है, तो क्या हम 5 लोगों के लिए अब चाय बना पाएंगे? तो आंसर आएगा इसका नहीं, ठीक है। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि हमारे पास चीनी नहीं है, चीनी बहुत कम है। तो
तो जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहता है कि कोई भी जो रिएक्शन होता है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन बेसिकली उस पर्टिकुलर स्टेप पे डिपेंड करता है जो पर्टिकुलर जो स्टेप है वो सबसे स्कार्स अमाउंट में होता है या जो सबसे कम अमाउंट में है, ठीक है। यानी जो किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, सबसे कम अमाउंट वाले सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी रिएक्शन को फ्लॉलेसली होना है तो उसके लिए जरूरी है कि सारे कंपोनेंट ऑप्टिमल अमाउंट में प्रेजेंट हो, लेकिन अगर उसमें से कोई भी चीज कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन के रेट को कम कर देगी। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, ठीक है। इसको सबसे पहली बार जस्टिस वॉन लीविग ने दिया था अपने लॉ के अंदर, और इस लॉ को बोला गया लॉ ऑफ मिनिमम, ठीक है। लॉ ऑफ मिनिमम कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ है, ठीक है, वो कंट्रोल्ड होता है सबसे स्कार्सेस्ट रिसोर्स की वजह से। यानी जो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होगा, वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा जो सबसे लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ना कि वो फैक्टर जो कि आपको क्या है कि ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। यानी यहाँ पे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ है उसको रोकने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा या वो रिसोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा जो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। जरूरी वो अमाउंट या फिर बोल सकते हैं वो रिसोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी को बोला गया लॉ ऑफ मिनिमम, यानी जो मिनिमम क्वांटिटी में है वही ग्रोथ को रोक देगा या वही ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी बेसिस पे दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फ्रेडरिक फॉस्ट ब्लैकमैन, और ये जो पूरा का पूरा जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है ये ब्लैकमैन के नाम से ही मतलब प्रचलित हो गया या उन्हीं के नाम पे इसको हम क्रेडिट देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो लॉ, ये जो ब्लैकमैन का लिमिटिंग फैक्टर का जो लॉ है, सबसे पहले इन्होंने इसको फोटोसिंथेसिस के ऊपर अप्लाई किया, उसके बाद इसको फिर सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर इन्होंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बेसिस में क्या बोला उसको समझते हैं, ठीक है। तो जनरली इन्होंने फोटोसिंथेसिस के ऊपर काम किया, तो फोटोसिंथेसिस के लिए इन्होंने बोला, इन्होंने कहा कि व्हेन अ प्रोसेस, अगर कोई प्रोसेस सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मान लेते हैं कि कोई भी फैक्टर या कोई भी प्रोसेस बहुत सारे अलग अलग एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस की बात करें तो कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसको वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इस तरीके की सारी चीजें चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्या है, अलग अलग एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो ब्लैकमैन के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रोसेस बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है तो उसके रेट का या बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो रेट होगा वो बेसिकली उस फैक्टर पे डिपेंड करेगा जो सबसे कम अमाउंट में होगा या सबसे लेस अमाउंट में होगा। यानी कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है, मान लेते हैं कोई एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है और वो बायोलॉजिकल प्रोसेस बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो जो उसके होने का जो रेट है, उस रिएक्शन के आगे बढ़ने का जो रेट है, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, ये उस रिसोर्स पे डिपेंड करेगा या उस फैक्टर पे डिपेंड करेगा जो सबसे लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कि अगर हम बात फोटोसिंथेसिस की करते हैं तो फोटोसिंथेसिस 4 मेजर एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें से लाइट की इंटेंसिटी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन आती है, टेम्परेचर आता है और वाटर अवेलेबिलिटी आती है, ठीक है। अब इसमें से हम ऐसा मान के चलते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी भी अच्छी है, टेम्परेचर भी ऑप्टिमल है, वाटर भी सफिशिएंट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन क्या है, लो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब ये सबसे कम अमाउंट में है, तो अब ये जो सबसे कम अमाउंट में है अब यही फोटोसिंथेसिस के रेट को डिफाइन करेगा। यानी भले ही अब इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा क्यों ना हो जाए, लेकिन फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना बनेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास CO2 की कंसेंट्रेशन कितनी है या CO2 कितना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसी बात को मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो फोटोसिंथेसिस है कैन नॉट इंक्रीज नो मैटर हाउ मच लाइट यू प्रोवाइड बिकॉज CO2 इज अ लिमिटिंग फैक्टर। यानी कि क्योंकि यहाँ पे CO2 का अमाउंट कम है तो चाहे आप इसको जितनी भी लाइट क्यों ना दे दो, यहाँ पे बोल सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोहाइड्रेट की जो बनने की रेट है या जो फोटोसिंथेसिस की रेट है उसको आप नहीं बढ़ा सकते,
ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझा हमने। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे अगर सारे कंडीशंस ऑप्टिमल है, या जितने भी फैक्टर्स है, चाहे लाइट हो, टेम्परेचर हो, वाटर हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, अगर सारे ऑप्टिमल अमाउंट में है, सभी उतने ही चाहिए जितने की जरूरत है, तब तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। लेकिन अगर उनमें से किसी भी एक फैक्टर कम हो गया या डिक्रीज हो गया, वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा और रेट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि अदर फैक्टर इंक्रीज कर दिया लेकिन CO2 का अमाउंट अभी भी कम है, जैसे लाइट की इंटेंसिटी हमने बढ़ा दी, तो क्या होगा कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रेट में आपको कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि CO2 इज स्टिल अ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। तो नो इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो हम क्या देखेंगे कि रेट पहले तो इंक्रीज करेगा, और ये तब तक इंक्रीज करेगा जब तक कि कोई दूसरा इनमें से लिमिटिंग फैक्टर ना बन जाए। जैसे हमने पहले CO2 का अमाउंट कम था, CO2 का अमाउंट हमने बढ़ाना स्टार्ट किया, अब उसका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो जैसे उसका अमाउंट बढ़ेगा तो अब क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में किसी दूसरे का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। अब जिसका कंसंट्रेशन कम होगा, अब वो एज अ लिमिटिंग फैक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा, और फिर वो फोटोसिंथेसिस के रेट को डिफाइन करेगा, या उसके रेट को वो जस्टिफाई करेगा कि तेज होना है या कम होना है, ठीक है। तो सिंपल सा लिमिटिंग फैक्टर का लॉ हमें ये बोलता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, या किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर जो ग्रोथ रेट होता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें से सबसे कम अमाउंट में कौन सा फैक्टर है, ठीक है। जो फैक्टर सबसे कम अमाउंट में होगा वही उस पूरे रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करेगा, इसलिए उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। होप आपको यहाँ तक की चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस लेक्चर का PDF आप डायरेक्टली मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहीं पे जाके अलग अलग टाइप के टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रीमियम कोर्स लें और सारी चीज़ें एक ही जगह आपको मिल जाए, कहीं जाने की जरूरत ना हो, तो आप हमारा क्या है, प्रीमियम कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई प्राइस में अगर आपको दिक्कत लगती है तो अभी आप कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।